पे बिल। यस, पहले क्या होता था, फिजिकली जब ट्रांसपोर्टेशन करते थे तो जो डॉक्यूमेंट मिलता था बिल्टी, वो एक फिजिकल कॉन्सेप्ट होता था। अब क्या है, गवर्नमेंट ने कहा क्योंकि गुड्स इंटर स्टेट जा रहे हैं, इंट्रा स्टेट जा रहे हैं, कभी इंट्रा को इंटर ना बना दे, इंटर को इंट्रा ना बना दे, तो हमारे पास सबूत होना चाहिए गुड्स की मूवमेंट का। और सबूत वो अगर ऑनलाइन जनरेट होगा गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके, इसकी एक अलग से वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके पास दिखा, ई वे बिल की अलग से गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाई है, ई वे बिल, जहाँ पर जाके आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है ऑनलाइन। ये राजी, ये आपका ई वे बिल डैशबोर्ड है, जहाँ पर eWaybill.gst.gov.in, हाँ जी, ये आपका ई वे बिल की वेबसाइट है। इनफैक्ट अगर आप ई वे बिल सिस्टम को समझेंगे तो ये नॉट नाउ यहाँ पर आ गया जी, ये वाली वेबसाइट, तो हाँ जी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ई वे बिल सिस्टम। तो यहाँ पर जाके लॉगिन करके यूज़र नेम पासवर्ड बना के, यस, आपको जाके अपना ई वे बिल का रजिस्ट्रेशन करवाना है, और फिर वो डॉक्यूमेंट ई वे बिल जो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिए, साथ में होना चाहिए। आइए, इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट। अभी ई वे बिल चाहिए किसको गाइस, ई वे बिल चाहिए किसको? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सुनिए जरा, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000। कंसाइनमेंट वैल्यू का मतलब क्या है दोस्तों, सुनिए, कंसाइनमेंट वैल्यू, जो गुड्स आप भिजवा रहे हो उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू मोर देन 50,000 है। अगर दोस्तों मैंने गुड्स भिजवाए, बताइए, सुनिए मेरी बात, मैंने गुड्स भिजवाए 45,000 रुपीज प्लस 18% GST, क्या मुझे ई वे बिल चाहिए? बताइए। अगर मैंने गुड्स भिजवाए हैं 45,000 प्लस 18%, तो क्या मुझे ई वे बिल जनरेट करवाना पड़ेगा? चाहे मेरी ट्रांसपोर्टेशन है तो मैं जनरेट करवाऊंगा, अगर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के थ्रू जा रहा है वो भी। क्यों? लेकिन वैल्यू तो 45,000 है, वैल्यू में तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी लेते हैं ना। 45 बेटा, 45, ये 75 नहीं, ये 50,000 से ज्यादा एक्सीडिंग। हाँ जी बेटा, बताइए, क्या मेरी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है? कंसाइनमेंट वैल्यू में इंक्लूडिंग जीएसटी लेना है, तो कंसाइनमेंट वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी है। अच्छा, खाली वैल्यू नहीं लिखा, कंसाइनमेंट वैल्यू लिखा, और ये बात यहां पर भी लिखी हुई है आपकी, नीचे आ जाओ, हाँ जी नीचे आ जाओ। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स शैल बी द वैल्यू डिटर्मिन्ड अंडर 15, सेक्शन 15 वाली वैल्यू, हाँ, जिसमें वो सब कुछ डिस्काउंट माइनस कर दो, डिजाइनिंग चार्जेस और कमीशन सब ऐड कर दो, टैक्सेस ऑफ अदर लॉ, एंड इंक्लूड्स जीएसटी प्लस जीएसटी। लेकिन इसमें एक्सक्लूड करना है एग्जेम्प्ट सप्लाई। अगर आपका इनवॉइस में दोनों और टैक्सेबल गुड्स और एग्जेम्प्ट गुड्स अलग अलग मेंशन्ड है, तो जीएसटी, यानी कि अगर आप एग्जेम्प्ट गुड्स एक्सक्लूसिवली भिजवा रहे हो, एग्जेम्प्ट गुड्स एक्सक्लूसिवली भिजवा रहे हो 1 लाख रुपए के, यहां पर आपको ई वे बिल नहीं चाहिए। अगर आप टैक्सेबल गुड्स भिजवा रहे हो, हाँ, ग्रेटर देन 50,000 इंक्लूडिंग जीएसटी, हाँ, टैक्सेबल गुड्स की वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी 50 से ऊपर है, ई वे बिल चाहिए। अगर आपके एग्जेम्प्ट गुड्स हैं, सुनो, 25,000 और टैक्सेबल गुड्स हैं 25,000, और इस पे जीएसटी लग जाएगा, मान लो 4% का, बेटा 4% का हो गया 1,000 हो गया, 4% मेरे हिसाब से इसका 1,000, तो मेरी कंसाइनमेंट वैल्यू तो 51,000 आ गई, 25,000 एग्जाम पे तो जीएसटी लगा नहीं, और बाकी 25,000 पे 1,000 जीएसटी लगा, 4%, 5% कर लो, चलो 5% जीएसटी, क्योंकि 4% कोई जीएसटी का रेट होता नहीं, तो 1250 कर लो, चलो 1250 कर लो, तो 1250 कर लो, ये हो गया भाई 1250, तो ये हो गया मेरा 50,000, 51,250। बताओ ई वे बिल चाहिए इस केस में?
बताइए। नहीं, एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई। अगर इनवॉइस दोनों का भी है, एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल का, तो एग्जाम सप्लाई इंक्लूड एक्सक्लूड कर देंगे। तो मेरी कंसाइनमेंट वैल्यू मानी जाएगी 26,250 और मुझे ईबी बिल नहीं चाहिए। तो अब ये क्या क्लियर हुई बात भाई? अगर तुम सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात, तुम अगर रजिस्टर्ड हो, अगर तुम अनरजिस्टर्ड हो, ईबे बिल नहीं जनरेट करना। पहली बात तो लिख लो, अनरजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट रिक्वायर जनरेशन ऑफ ईबे बिल। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जो अनरजिस्टर्ड से खरीदेगा उसको फंसना पड़ेगा उस केस में, वो भी मैं बात, लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर इज नॉट, जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो ईबे बिल क्यों इशू करवाएगा? तो लिखिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू ईबे बिल। अनरजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू इशू ईबे बिल। ठीक है। दूसरी बात लिखिए, वैल्यू ऑफ एग्जाम गुड्स शैल बी एक्सक्लूडेड प्रोवाइडेड इट इज सेपरेटली मेंशन्ड। हाँ, वैल्यू ऑफ एग्जाम गुड्स विल बी एक्सक्लूडेड प्रोवाइडेड इट इज सेपरेटली मेंशन्ड इन द बिल। यस माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ exempt yes my dear friends, value of exempt goods, supply, sorry, value of exempt supply will be excluded provided is separately mentioned. Value of exempt supply will be excluded provided it is separately mentioned. तो अगर एक्सक्लूसिव टैक्सेबल गुड्स हैं, जीएसटी लगाने के बाद, दूसरे लॉ के टैक्सेस लगाने के बाद सेक्शन 15 की वैल्यू, तो ये सेक्शन 15 प्लस जीएसटी माइनस एग्जेम्प्ट, ये ऐसे है, ये एक्सीड करे 50,000, सेक्शन 15 प्लस जीएसटी माइनस एग्जेम्प्ट, और वो भी अलग से दिखाया, सेपरेटली शोन। अगर आपने सेपरेट नहीं किया, हमें क्या पता? ठीक है, बोलो जी, बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, अब ये गुड्स कहाँ जा रहे हैं? इंटर स्टेट जा रहे हैं, इंटर स्टेट जा रहे हैं। अब यहां पर देखते हैं ईबे बिल इन रिलेशन टू सप्लाई, चाहे ये सप्लाई इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, आपको इशू करना पड़ेगा बिल्कुल। फॉर रीजन अदर देन सप्लाई, सप्लाई नहीं भी है, फ्री गिफ्ट है या सप्लाई, जैसे नो कंसिडरेशन वाली चीज है, नो कंसिडरेशन, गुड्स भिजवा रहे हो 1 लाख के, इशू करना पड़ेगा। आ गया इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो खरीद रहा है ना अनरजिस्टर्ड पर्सन से 50,000 से ऊपर का माल, वो ईबे बिल इशू करवाएगा। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं करवाना ना, खरीदार को करवाना है। तो एक रिवर्स चार्ज नहीं बोलूंगा मैं, एक तरह से रिवर्स लायबिलिटी है ईबे बिल इशू करने की। तो भैया सुनो मेरी बात, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसको गुड्स को मूव करवाना है, सर्विस के लिए नहीं है ईबे बिल ऑब्वियसली, उसको कंसाइनमेंट वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी माइनस एग्जेम्प्ट सप्लाई 50,000 से ज्यादा है। हाँ जी, और सप्लाई के कारण इंट्रा हो, इंटर हो, अदर देन सप्लाई हो या इनवर्ट सप्लाई। अब उसमें क्या करना है, अब आपको पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटी ईवे बिल 01 फिलअप करना है इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन जाके ये फिलअप करना है कॉमन पोर्टल पे, जो वेबसाइट मैंने बताई, अलॉन्ग द इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड, एंड यूनिक नंबर विल बी जनरेटेड ऑन द पोर्टल। तो यूनिक नंबर आपको मिलेगा, अब उसका प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड द ट्रांसपोर्टर ऑन द ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। आपको आप नहीं भरना, ये कंसाइनर कंसाइनी भरेंगे, या तो कंसाइनर भर ले और जनरेट करवा ले या कंसाइनी जनरेट करवा ले। अगर इन दोनों के नहीं करवाना तो ट्रांसपोर्टर को भी बोल सकते हैं। ऑथराइजेशन रिसीव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन मे फर्निश इंफॉर्मेशन पार्ट ए ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिकली। तो ट्रांसपोर्टर भी भर सकता है ये ई-वे बिल, या ट्रांसपोर्टर भी जनरेट कर सकता है ऑथराइजेशन अगर रजिस्टर्ड पर्सन से मिल जाए। हाँ जी बिल्कुल। Goods are to be transported are supplied through e-commerce operator in courier agency, authorization received from the consigner, e-commerce operator भी इशू करवा सकता है, या कोरियर एजेंसी भी अगर ऑथराइजेशन पे, तो ट्रांसपोर्टर भी इशू कर सकता है। ई फ्लिपकार्ट वालों को हम ऑथराइज कर दें, फिर वो जनरेट कर दें। बिल्कुल। आइए, where goods are sent by principal located in one state,
टू अ जॉब वर्कर लोकेटेड इन अदर स्टेट, प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट, जॉब वर्कर लोकेटेड इन अदर स्टेट। ठीक है, जॉब वर्कर वो सुनहार, ई-वे बिल शैल बी जनरेटेड आइदर बाय द प्रिंसिपल और द जॉब वर्कर इफ रजिस्टर्ड। जॉब वर्कर जब इशू करेगा जब वो रजिस्टर्ड है, इररिस्पेक्टिव द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट कंपल्सरी ई-वे बिल। यहां पर कंपल्सरी ई-वे बिल है, जहां पर अगर जॉब वर्कर को भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास सबूत होना चाहिए ना, कम से कम ई-वे बिल सबूत हो जाएगा हमने जॉब वर्कर को भेजा है। लेकिन जॉब वर्कर जब इशू करेगा जब वो रजिस्टर्ड है। हाँ, कंपल्सरी ई-वे बिल। अच्छा, इन केस हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, हाँ, बाय अ पर्सन जिसको हमने सेक्शन 24 से एग्जेम्प्ट कर दिया था, याद करो, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, हाँ, या सीटीपी हैंडीक्राफ्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में हमने कहा था ई-वे बिल जनरेट कर दियो, चलो हम तुझे रजिस्टर नहीं करेंगे, तो उनको ई-वे बिल, कंपल्सरी ई-वे बिल, यहां पर भी कंपल्सरी ई-वे बिल। तो बेसिकली कंपल्सरी ई-वे बिल कहां है, जॉब वर्कर को या हैंडीक्राफ्ट गुड्स, अगर आप इंटर स्टेट में ट्रांसफर करते हो या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो। हमें याद करो रजिस्ट्रेशन में कुछ याद आई बात, सेक्शन 24 से हमने मुक्त कर दिया था 2 लोगों को। Yes, sir. तो इसका लिंक है, लिख लेना, लिंक टू सेक्शन 24। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 3 लोगों को कंपल्सरी ई-वे बिल जनरेट करना है, प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर और इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स या सीटीपी इंटर स्टेट मूवमेंट कर रहा है खाली हैंडीक्राफ्ट गुड्स की, तो ई-वे बिल उसमें कंपल्सरी जनरेट होता है। रजिस्ट्रेशन की लिमिट वो 20 लाख 40 लाख जो भी है वो सब मिलती है। चलिए नेक्स्ट, ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, हाँ जी, ये क्या है, गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एज अ कंसाइनर और द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई एज अ कंसाइनी whether in the own conveyance or hired one or public conveyance by road, the said person shall generate e-way bill in form GST e-way bill 01 electronically on the common portal after furnishing information in part B of form GST e-way bill 01। अब सुनिए, where the goods are transported by the registered person as a consigner, सुनो मेरी बात, ये ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स होती हैं बी के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स, पार्ट ए में कंसाइनर कंसाइनी की डिटेल्स होती हैं। तो आप खुद ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो पार्ट 1 भी भरेंगे, पार्ट ए भी भरेंगे, पार्ट बी भी भरेंगे। आप ट्रांसपोर्टर को कह सकते हो, फिर वो कंसाइनर कंसाइनी का पार्ट ए, पार्ट बी ट्रांसपोर्टेशन का है। तो वेयर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एज अ कंसाइनर और द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई एज अ कंसाइनी, या तो कभी अगर कंसाइनी गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है, कहीं कंसाइनर करता है, चाहे अपनी कन्वेयंस हो चाहे हायर्ड कन्वेयंस हो, या तो अपनी ट्रक में लेके जा रहे हैं या ट्रक किराए पे लेके मैं गुड्स भेज रहा हूं, या पब्लिक कन्वेयंस बाय रोड, द सेड पर्सन से जनरेट ई-वे बिल ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली और डिटेल्स पार्ट बी में भरनी है। आगे क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Where the goods are transported by railway, by air or vessel, सुनो, e-way bill shall be generated by the registered person being the supplier or the recipient and common portal में पार्ट बी। तो बेसिकली मोटा मोटा बस ये याद रख लो, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स हैं, पार्ट 1 में कंसाइनर कंसाइनी की है, वो आप खुद भर दो या आप ट्रांसपोर्टर को बोल दो वो भर दे, वो देख लीजिए। अच्छा, अब एक सेकेंड गाइस, जो आपको याद करने वाली बात है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। ये देखिए जरा, ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, ये वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ई-वे बिल। आइए जी, क्या लिखा है, 100 किलोमीटर तक अगर डिस्टेंस है जहां गुड्स भिजवाने हैं तो वैलिडिटी मिलेगी 1 दिन की, और अगर 100 से ऊपर 120 किलोमीटर है तो वैलिडिटी 1 एडिशनल डे, यानी कि आपका 150 किलोमीटर ट्रक भिजवाना है तो वैलिडिटी 2 डेज, 180 किलोमीटर ट्रक भिजवाना है या कन्वेंस भिजवानी है 2 डेज, 200 तक
तो 100 के मल्टीपल पे एक एक दिन की वैलिडिटी है, लेकिन यहां पर 20 किलोमीटर एक दिन और 20 के मल्टीपल पे एक्स्ट्रा एक दिन। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? यहां पर ओवर डायमेंशनल कार्गो है। सर क्या होता है ओवर? अरे ज्यादा भरा हुआ ट्रक या ज्यादा भरी हुई कन्वेयंस, एक तो होता है नॉर्मल कार्गो, आपने देखा होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट देके एक्स्ट्रा कार्गो भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो जब एक्स्ट्रा कार्गो ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद इन द लिमिट्स, उसको बोलते हैं ओवर डायमेंशनल कार्गो। ट्रक या वो व्हीकल हल्के चलेगी, तो वहां पर अगर आपको 20 किलोमीटर भिजवाना है तो वैलिडिटी एक दिन की है, क्योंकि हमें मानेंगे ट्रक 20 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा एक दिन में। हाँ 20 किलोमीटर ट्रैवल कर पाएगा एक दिन में। अगर 30 किलोमीटर जाना है तो 2 दिन की वैलिडिटी लीजिए, 40 किलोमीटर जाना है तो 2 दिन। अच्छा सर अगर ट्रक हमारा चलेगा 60 किलोमीटर, 3 दिन की वैलिडिटी लीजिए। 65 किलोमीटर चलेगा सर, 65 चलेगा तो 20 4 दिन की वैलिडिटी लीजिए। सर ये क्या लिखा है? मल्टी मोडल शिपमेंट इन विच वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप, यानी कि 2-3 तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जिसमें एक शिप भी है बीच में। तो शिप है ना, तो स्लो हो जाएगा काम, क्योंकि शिप से उतरेगा शिप पे चढ़ेगा। तो यहां पर ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट कहां पर है? ओडीसी पर है, ओवर डायमेंशनल कार्गो या मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्लस शिप। अच्छा, और 1 और 2 किस पे है? नॉन ओडीसी, सुनते रहना, प्लस नॉन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट, नॉन मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट प्लस शिप, यानी कि एरोप्लेन से हैं, ट्रक से हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और नॉन ओवर डायमेंशनल कार्गो है। तो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट जिसमें एक मोड शिप का है, तो ये स्लो होते हैं। तो 2 ट्रांसपोर्टेशन स्लो होंगे, ओवर डायमेंशनल कार्गो और मल्टी मॉडल प्लस 1 लेग बाय शिप, ये स्लो होंगे 1 लेग बाय शिप। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। अगर मान लीजिए मुझे ओडीसी, मेरा कार्गो जो है वो ओडीसी है, ओवर डायमेंशनल कार्गो, यानी कि भरा हुआ ट्रक है, तो वैलिडिटी मिलेगी 20। मुझे जाना है 90 किलोमीटर, तो मुझे बताओ वैलिडिटी कितने पीरियड की मिलेगी? ओडीसी है मेरा ट्रक या 5 डेज की वैलिडिटी मिलेगी। बहुत बढ़िया। अच्छा मेरा नॉन कार्गो नॉन ओडीसी है, नॉन ओडीसी, और 90 किलोमीटर चलाना है, तो वैलिडिटी कितनी मिलेगी? 1 डे। अच्छा ये काउंट कहां से करना है? 1 डे जो काउंट कहां से करना है भी बताता हूं। चलो अगर मान लीजिए एक सेकेंड गाइस, चलो मेरा कार्गो एमएमटी है, एमएमटी प्लस 1 शिप वाला है उसके अंदर, यानी कि स्लो हो गया। 190 किलोमीटर चलेगा, वैलिडिटी बताइए। कार्गो एमएमटी है, मल्टी मॉडल है, प्लस शिप है। बहुत बढ़िया जी। उज्जवल समझ आ रही है बात? अच्छा, और कार्गो अगर मेरा नॉन एमएमटी है, नॉन एमएमटी प्लस शिप, और नॉन ओडीसी भी है, नॉन ओडीसी भी है, और 190 किलोमीटर चलेगा, पहुंचना है, तो कितने दिन की वैलिडिटी लेनी पड़ेगी? 2 डेज। अच्छा, और अगर ये इशू हुआ है 11 AM मंडे, तो इस केस में वैलिडिटी कब तक होगी? 11 AM मंडे को इशू हुआ है, हाँ ये रात के 12 बजे तक एक दिन है, तो मंडे का 12 1, ट्यूसडे का 12 1, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे रात के 12 तक, फ्राइडे मिडनाइट। और ये 1 डे है, इसकी वैलिडिटी मंडे मिडनाइट, मंडे मिडनाइट। अच्छा, और कार्गो जो है एमएनटी बाय शिप, ये अगर मान लो इशू हुआ है 11 AM मंडे, 10 दिन, सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे नेक्स्ट वेडनेसडे मिडनाइट,
नेक्स्ट वेडनेसडे मिडनाइट, और इसका वेडनेसडे मिडनाइट है ना भाई, मंडे ट्यूसडे मिडनाइट, सॉरी। तमन्ना बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बोलिए तमन्ना। अच्छा चलो, तो ये 11 AM याद रखिएगा, मंडे को इशू हुआ है, तो रात के 12 बजे तक वन डे, और ऐसे करते करते नेक्स्ट वेडनेसडे मिडनाइट, ये यहां तक। अच्छा, क्या एक्सटेंड भी हो सकता है? यस, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल मे बी एक्सटेंडेड विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। तो 8 घंटे पहले, जब ट्यूसडे मिडनाइट है, वेडनेसडे मिडनाइट है, उससे पहले आप बता दीजिएगा, हम आपका यस, बिल्कुल सही। अच्छा, उसके बाद ये notwithstanding anything contained in this rule, very important, no e-way bill is required to be generated. Goods transported are specified in the annexure. annexure में कुछ ऐसे goods हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने पे ई-वे बिल जनरेट नहीं करना, अभी मैं पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट, गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड नॉन मोटराइज कन्वे, रिक्शा के थ्रू गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, नॉन मोटराइज, मोटर वाली है ही नहीं बात। अच्छा, वेयर द गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स एंड द लैंड कस्टम स्टेशन टू इनलैंड कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशन फॉर क्लियरेंस बाय कस्टम्स। क्या होता है, गुड्स एयरपोर्ट पर उतरते हैं और फिर इनलैंड कंटेनर डिपो तक पहुंचते हैं, वहां पर गुड्स स्टोर भी हो जाते हैं, कस्टम ऑफिसर आके क्लियर भी करते हैं, चाहे वो 10 किलोमीटर का एरिया भी हो, वहां पर जो ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनलैंड कंटेनर डिपो की तरफ जा रहे हैं, तो वो इंपोर्ट अभी पूरा नहीं हुआ ना, है ना, तो जब तक क्लियर ही नहीं हुए गुड्स कस्टम से, इंपोर्ट पूरा ही नहीं होता, तो अभी तो इंपोर्ट का ही प्रोसेस चल रहा है, बिल्कुल सही। तो कस्टम एरिया से, ये लिख लो, कस्टम एरिया से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, चाहे कंसाइनमेंट वैल्यू 1 लाख हो, टू इनलैंड कंटेनर डिपो, ICD, ठीक है, या CFS, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जहां पर गुड्स रखे जाते हैं, स्टोर भी होते हैं और वहां पर क्लियर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ गुड्स इन नोटिफाइड एरियाज, कुछ ऐसे गुड्स हैं नोटिफाइड एरियाज हैं, जंगल है जहां पर ट्राइबल एरियाज हैं, है ना, तो कहीं कहीं वो हमें नोटिफाई कर सकती है, या वही अंडर क्लॉज डी, ये इसी के लिंक्ड है, अंडर क्लॉज डी ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट, कौन से गुड्स हैं भैया, उसके बाद एक सेकेंड बच्चों, कहाँ गया भैया, हाँ जी, नेक्स्ट 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 देखिए, गुड्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू नोटिफिकेशन 2, अगेन ये भी गुड्स, कुछ गुड्स हैं जो ट्रांसपोर्टेड हैं, जो शेड्यूल नोटिफिकेशन नंबर 2017 के अंदर, वो गुड्स हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं, जिनकी ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्टेड होती है। कुछ गुड्स थे जो एग्जेम्प्टेड थे फ्रॉम GST, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST, जैसे अगर आपको याद हो, डिफेंस इक्विपमेंट्स, रिलीफ मटेरियल, हाँ जैसे आपको याद हो, डिफेंस इक्विपमेंट, रिलीफ मटेरियल, न्यूज़पेपर्स, ये हमने एग्जेम्पशन में पढ़ा था। तो जब गुड्स एग्जेम्प्ट है GST से ही, तो उनके भी ऊपर आपको यस ई-वे बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये गुड्स वैसे एग्जेम्प्टेड नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्टेड है इनका, ऑन ट्रांसपोर्टेशन। वैसे ही गुड्स एग्जेम्प्टेड नहीं है, मतलब मान लीजिए ऐसा होता है ना, लेकिन इनका ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है। जिन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन पे GST नहीं है, उनके लिए ई-वे बिल जनरेट नहीं करना। तो जिन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है, नो ई-वे बिल। गुड्स एग्जेम्प्ट नहीं कह रहे, वो तो कवर्ड ही नहीं होते, नो ई-वे बिल। जब ट्रांसपोर्टेशन एग्जेम्प्ट है उनका GST में, तो गुड्स एग्जेम्प्ट ऑफ GST ऑन ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, ये आगे नॉन टैक्सेबल गुड्स ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो, नॉन टैक्सेबल गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोलियम, बिल्कुल सही। गुड्स
आर ट्रीटेड एज नो सप्लाई इन शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 में आता है ना नो सप्लाई वाले केसेस, वो याद करो। शेड्यूल 3 वाले जो एक्टिविटीज जिनको हम मानते ही नहीं है सप्लाई, शेड्यूल 1 डीम्ड सप्लाई, शेड्यूल 2 एग्जांपल ऑफ सप्लाई, शेड्यूल 3 वाले सप्लाईज वो सप्लाई नहीं होती। गुड्स ट्रांसपोर्टेड ये भी कस्टम्स के अंदर ही है, ये आपका एक सेकेंड बेटा यहां तक, अंडर कस्टम बॉन्ड फ्रॉम इनलैंड कंटेनर डिपो कंटेनर स्टेशन टू कस्टम पोर्ट, वापस लो जी, गुड्स ट्रांसपोर्टेड अंडर कस्टम बॉन्ड फ्रॉम इनलैंड कंटेनर डिपो, अब उल्टा जा रहा है, टू कस्टम पोर्ट एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स। पहले क्या था, कस्टम एरिया से कस्टम एरिया से गए इनलैंड कंटेनर डिपो, अब यहां से यूं जा रहे हैं, नो जी यहां पर कोई ई वे बिल नहीं चाहिए। अच्छा, वेयर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम नेपाल और भूटान, ट्रांजिट क्या होता है, नेपाल से आ रहे हैं और भूटान जाएंगे, इंडिया बीच में रुके हैं, या भूटान से आ रहे हैं नेपाल जाएंगे, इंडिया बीच में आती है, ट्रांजिट में है, उनके लिए बीच में उतरे गुड्स, हो सकता है रोड से गए, फिर होता ना नेपाल से आए रुके और भूटान के लिए असम तक पहुंचे, फिर असम से वो भूटान चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रांजिट कार्गो है इंडिया के लिए तो है ही नहीं। अच्छा, गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर नोटिफिकेशन 7/2017, ये भी बता देता हूं अभी ढूंढ कर। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय डिफेंस फॉर्मेशन, जो डिफेंस के गुड्स होते हैं ना, कभी कभार क्या होता है वो ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के गुड्स। कंसाइनर ऑफ गुड्स सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स बाइंग ट्रांसपोर्टेड, जो सामान के कंटेनर्स एम्प्टी वाले वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड अप टू डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू वे ब्रिज, वे ब्रिज मतलब उनको नापने के लिए, उनका वेट के लिए, तो गुड्स 20 किलोमीटर ट्रैवल होते हैं, नापे जाते हैं वहां पर, वापस आ जाते हैं उसके बाद। और ये एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग ऑफ एलपीजी आर बीइंग मूव्ड फॉर रीजन अदर देन सप्लाई। एम्प्टी सिलेंडर्स फॉर पैकिंग, एम्प्टी सिलेंडर जो गैस के सिलेंडर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, एलपीजी भरी जाएगी उसके अंदर, वो एग्जेम्प्ट है। ये कुछ गुड्स हैं अनेक्शर वाले, जो मैंने कहा था ना अनेक्शर, सबसे पहली बात आई थी अनेक्शर वाले गुड्स हैं, ये तो याद करना पड़ेगा आपको, अनेक्शर वाले गुड्स हैं ये वाले अनेक्शर वाले गुड्स, इन पर कोई ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। एलपीजी की ट्रांसपोर्टेशन, आगे एलपीजी गैस फॉर सप्लाई टू हाउस होल्ड एंड नॉन डोमेस्टिक एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कस्टमर्स। केरोसिन ऑयल, पोस्टल बैगेज, पोस्ट के थ्रू जो गुड्स आ रहे हैं, ये पर्ल, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, करेंसी, यूज पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट, और ज्वेलरी, गोल्ड स्मिथ, सिल्वर वेयर, अदर आर्टिकल, ज्वेलरी और कोरल, ये सब, ये कोरल वोरल सब ये आपके ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल हो जाते हैं, तो ये सारे जो हैं ये एग्जेम्प्ट है। इसमें एक चीज ई वे बिल की जनरेट की नहीं है, ये नोटिफिकेशन 7/2017, ये मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड रीरन करते हैं। अब वो आर्मी की कैंटीन ही मान लीजिए, नोटिफिकेशन 7 वाली जो बात मैंने बोली, आर्मी की कैंटीन ही मान लीजिए, वहां पर कुछ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब आइए रीरन करें कि भाई रूल 138 में लिखा है कंसाइनमेंट वैल्यू 2.5 लाख से 50,000 से ऊपर हो, वैल्यू प्लस जीएसटी माइनस एग्जेम्प्ट गुड्स। अच्छा, सप्लाई हो, नॉट रिलेशन टू सप्लाई हो, इनवर्ट सप्लाई। फॉर्म ए, पार्ट ए में कंसाइनर कंसाइनी डिटेल्स, पार्ट बी में ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल, दोनों आप भर लो या ट्रांसपोर्ट को दे दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 जगह कंपलसरी ई वे बिल इशू करना है भैया, प्रिंसिपल जॉब वर्कर को दे रहा है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स ट्रांसपोर्टर दूसरी स्टेट में जहां पर आप एग्जेम्प्टेड रजिस्ट्रेशन के लिए, और तीसरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो भी एग्जेम्प्टेड होता है रजिस्ट्रेशन के लिए अगर खाली वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स दूसरी स्टेट से लेके आए। अच्छा, और ई वे बिल, यस माय डियर फ्रेंड्स, उसकी वैलिडिटी का मैंने आपको बात बताई कि भाई वैलिडिटी 20 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की, डिपेंडिंग अपॉन वो ओडीसी है या वो है। और कंपलसरी ई वे बिल या ई वे बिल चाहिए ही नहीं, चाहे 2.5 लाख से 50,000 से ऊपर हो, ये कुछ 5-10 केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं जहां पर ई वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा अगर आपको मुझे करवाना होगा तो नेक्स्ट 2 क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हमें कुछ चीज़ें और करनी है।
ये फिनिश हो गया जी आपका जीएसटी का सिलेबस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग के 10, 11, 12 चैप्टर्स ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाले जो चैप्टर्स हैं इसमें आप थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, ये नहीं कि सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, इसमें 10-12 चैप्टर्स में से 2 या 4 क्वेश्चन इधर उधर के आ जाएंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, सीएस अगर आप दे रहे हैं तो आप लोगों को तो फिर हर चैप्टर को इक्वल वेटेज देनी है। सीएस जो बच्चे दे रहे हैं उनको इक्वल देनी है, लेकिन जो सीएमए के बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 चैप्टर स्टार्टिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी है और उसमें थ्योरी भी है। लास्ट के जो 10 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं, ये तो मैंने आपको बताया था, समरी बना के रखिएगा, 2 घंटे 3 घंटे में भी रिवाइज हो सकते हैं। इसके अंदर खाली आपको याद रखना है क्या है, क्या टाइम लिमिट है, क्या फॉर्म नंबर है, क्या प्रोसीजर है। चलो जी, बड़ा दिमाग से एक रिलीफ लग रहा है मुझे। आप लोगों से बात करते हैं अब। हाँ जी बच्चों, आप लोग हो यहाँ पर? चलो चलो, बहुत बढ़िया। बताओ जी, कैसा लग रहा है आपको? हाँ तो अब मैं आपको ना कुछ एक्स्ट्रा 10-20 क्वेश्चंस का भी और एक अब बना लूंगा, क्योंकि मैं फ्री हो गया हूँ। कुछ आपको एक्स्ट्रा चीजें के लिए मैं 10-20 क्वेश्चन का बना के वो दूंगा। इस वीक मैं आपको वो निपटा दूंगा। कुछ एक्स्ट्रा 10-20 क्वेश्चन मुझे मिलेंगे जो मुझे लग रहा है कर लेने चाहिए, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप लोग सारा अपना क्वेश्चन बैंक, यस गाइस, सारा का सारा क्वेश्चन बैंक, सारा का सारा कुछ बुक पढ़ सकते हैं। और अब नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर, यस माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर अब हम यही करने वाले हैं। एक सेकंड दोस्तों, शेयरिंग ऑप्शन बंद करूं। तो नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर अब हम यही करना है कि हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। थोड़े जो नए क्वेश्चन है मैं वो प्रैक्टिस करवाऊंगा, पुरानी आपकी प्रॉब्लम्स लूंगा। उसके बाद अपना कस्टम्स को शुरू करेंगे, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, ट्रैक पे चल रहे हैं। और एग्जाम्स में भी अभी हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से पौने 2 महीने टाइम है, तो कोई हमें टेंशन है नहीं जल्दबाजी की कि हम भागें और सिलेबस को जल्दी खत्म करवाएं। बस अब कंसोलिडेशन का टाइम है और अब 2 क्लासेस हम ये रखेंगे। बोलो जी, क्या हुक्म है? आगे कोई आपकी और मन की बात है, कुछ बताइए। तो ठीक है, तो फिर आप विदा लें आज के लिए। ठीक है, चलो जी, बड़ा मुझे अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। जीएसटी हमने फिनिश किया। अप्रॉक्स 30 to 35 क्लासेस हमारी इसमें लगी ऑफ 2 आवर्स ईच, तो अप्रॉक्स 60 to 70 आवर्स में हमने ये फिनिश किया। और अब और एक एक बात को हमने डिस्कस भी किया, ऐसा नहीं हमने कोई चीज़ छोड़ी हो। और बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, मैं अब 2 दिन आपके नज़र भी रखूंगा पेपर्स के ऊपर, और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, सो दैट एक कंसोलिडेशन हमारा सही तरीके से हो जाए। चलो, और कोई डिमांड आप लोगों की? चलो ठीक है बच्चों,